छात्राओं, आज हम भाषा के अर्थ के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि भाषा है क्या। तो हम देखें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के नाते उसे सदैव ही आपस में विचार विनिमय करना होता है। तो कभी वो शब्दों के माध्यम से, कभी वाक्यों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है, तो कभी सिर हिलाने मात्र से उसका काम चल जाता है। एक रोचक बात करें कि जहाँ हम देखते हैं कि विवाह आदि में शहरों में हम निमंत्रण पत्र छपवाते हैं और वो दिए जाते हैं और उसके द्वारा निमंत्रण दिया जाता है और सूचना दी जाती है कि इस तारीख को हमारे यहाँ विवाह है और आपको इसमें पधारना है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इलायची देकर, हल्दी देकर या सुपारी बांटकर भी ये कार्य हो जाता है और वो सुपारी देना या इलायची देना वहाँ पर संकेत समझा जाता है विवाह की सूचना का और विवाह के निमंत्रण का। तो ये भी भाषा का ही एक उदाहरण है। तो भाषा एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो माध्यम है जिसके द्वारा भावाभिव्यंजन किया जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो भाषा एक व्यापक आधार, एक व्यापक स्वरूप रखती है। पशु पक्षियों की बोली भी भाषा के अंतर्गत आ जाती है, तो इंगित भी भाषा कहला सकते हैं। सड़क की लाल हरी बत्ती भी भाषा है, तो रेल का सिग्नल भी भाषा है। विविध प्रकार के संकेत हैं और मानव भाषा, वो सभी भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। तो छात्राओं, हम भाषा के ये जो अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। उसके बाद भाषा की परिभाषा और उसके विभागों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पशु पक्षियों की भाषा या पशु पक्षियों की बोली। तो पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा है जिसके माध्यम से वो विचार विनिमय किया करते हैं। और एक रोचक उदाहरण दूं तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में काकभुशुंडी और गरुड़ के संवाद के प्रसंग में लिखा है, समुझे खग खग ही की भाषा। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तुलसीदास जी पक्षियों की बोली के लिए भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो भी एक भाषा है। पशु पक्षियों की भाषा के संबंध में अध्ययन करने वाले बताते हैं कि उनकी भाषा में भी संवेगों के अनुसार समय समय पर बदलाव आता है। यदि कोई खतरा है तो उनकी बोली अलग तरह की होगी, यदि वो आनंद मग्न अवस्था में है तो उस समय उनकी बोली अलग होगी, यदि वो तनाव में है या वही खतरा है तो ही तनाव होता है तो उस समय पर उनकी बोली का, उनकी भाषा का स्वरूप बदलता है और वो भी परस्पर एक दूसरे को संकेत दे देते हैं। तो पशु पक्षियों की भाषा का भी अपना स्वरूप है। और इतना ही नहीं, हम भी यदि अपने आसपास के पशु पक्षियों को थोड़ा सा ध्यान से देखें, यदि उनका सूक्ष्म निरीक्षण करें, रोजाना ध्यान दें, तो हम भी या जो लोग पशु पक्षियों के सानिध्य में रहते हैं, पास रहते हैं, वे सभी उनकी भाषा के इस स्वरूप को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, आसानी से समझ लेते हैं। अगला आता है इंगित, यानी आंगिक इशारा। उसमें खास तौर से सबसे ज़्यादा तो आँख का इशारा होता है या उंगली का इशारा भी हो सकता है। बैठने का संकेत करना, खड़े होने का संकेत करना आँख के इशारे से। माँ की आँख के इशारे को बालक आसानी से समझ लेता है कि माँ क्रोध में है या माँ आने को कह रही है या जाने को कह रही है, किसी बात पर नाराज़गी जता रही है, वो आसानी से समझ जाता है। इंगित के अंतर्गत भोलानाथ तिवारी ने बड़ा रोचक अध्ययन करते हुए कहा है कि जो भी पांचों इंद्रियां जो मनुष्य की हैं, उन पांचों इंद्रियों से ये भाषिक संकेत दिए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे स्पर्शेंद्रिय के द्वारा चोर अंधेरे में ही अपने दूसरे साथी का हाथ दबाकर संकेत दे देता है, या पहले से तय कर लिया हो तो व्यक्ति ये कह सकता है, इशारा पहले से किया हुआ हो कि तुझे वहाँ जाने पर कॉफ़ी पीने को मिले तो समझना तेरा काम हो जाएगा, और चाय पीने को मिले तो समझ लेना
काम नहीं होगा। यह स्वादेंद्रिय के माध्यम से भाषिक संकेत है। इसी प्रकार से यदि गुलाब की अगरबत्ती जल रही हो तो समझ लेना तेरा काम हुआ है, मोगरे की जल रही हो तो समझना कार्य नहीं हुआ। यह भी जो घ्राणेंद्रिय है उसका संकेत, नासिका का गंध का संकेत, तो यह भी इंद्रिय संकेत है। इसके अलावा जो जिह्वा के द्वारा जो स्वादेंद्रिय का तो हमने उदाहरण ले ही लिया, स्पर्श का भी हमने उदाहरण ले ही लिया। तो इस प्रकार से जो विविध इंद्रियां हैं, नेत्र के माध्यम से इशारा करके या ध्वनि कौन सी सुनाई पड़ रही है उसके माध्यम से समझ लेना। तो ये विविध जो इंद्रियां हैं हमारी, उनके संकेत हैं, उनके माध्यम से भी जो भाषिक आदान प्रदान, परस्पर विचार विनिमय किया जा सकता है, हो सकता है या हुआ करता है। ये भोलानाथ तिवारी ने ये उदाहरण अपनी पुस्तक में रखा है। इसी प्रकार से अगला जो आता है वो है संकेत चिन्ह या सांकेतिक भाषा या चिन्ह भाषा, यानी विविध संकेत चिन्हों के माध्यम से बात कहना। तो जैसे हम देखते हैं लाल बत्ती, हरी बत्ती और केसरिया बत्ती, जिसके माध्यम से पूरा हमारा यातायात संचालित हो जाता है, या रेल की लाल और हरी झंडी, या स्काउट गाइड आदि के संकेत चिन्ह, या सैनिकों के संकेत चिन्ह, या विविध प्रकार के झंडे। तो ये सब भी संकेत भाषा के उदाहरण हैं। पुराने समय में युद्धों में जो सफ़ेद झंडा लहरा करके जो शत्रु पक्ष होता था वो शांति का संदेश दे देता था, या समर्पण का संदेश कि आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सफ़ेद झंडा उसका प्रतीक माना जाता था। इसी प्रकार से महाभारत युद्ध में जो शंखनाद के माध्यम से युद्ध प्रारंभ का और संध्या समय युद्ध समाप्ति का संकेत दिया जाता था। तो ये संकेत भाषा के उदाहरण हैं। अगला आता है मानवीय व्यक्त भाषा, जो सबसे महत्वपूर्ण है और मूलतः भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम इसी का अध्ययन करते हैं। तो मानवीय व्यक्त भाषा जो मुख्य प्रयोग है, जो ध्वनि संकेतों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से मानव स्वयं को संप्रेषित करता है, परस्पर विचार विनिमय करता है, भाषिक आदान प्रदान होता है, वो सब इस भाषा के उदाहरण हैं। तो भाषा शब्द जो कि संस्कृत की भाष धातु से बना है, उसमें भी यही अर्थ संकेतित है और उसका अर्थ ही यही है कि स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना और उच्चारित या वाचिक भाषा वही वास्तव में भाषा है जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों के बोधक अनंत ध्वनि संकेत हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा एक व्यापक आधार रखती है, व्यापक स्वरूप रखती है, जिसका अर्थ बहुत व्यापक है। लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जिस भाषा का मूलतः प्रयोग करते हैं वह मानवीय व्यक्त भाषा है, जिसमें ध्वनि, वर्ण, शब्द, अर्थ, वाक्य सबसे जो संयुक्त है, जो अर्थपूर्ण भाषा है, निरर्थक नहीं, अनर्गल प्रलाप नहीं, अर्थपूर्ण भाषा है, उसका अध्ययन ही उसके अंतर्गत किया जाता है। तो आगे इस भाषा संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम भाषा की परिभाषा, उसके विविध विभागों और उनके भाषा वैज्ञानिक अध्ययन आदि पर विस्तार से चर्चा करेंगे।